बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर 2 से आगाज़ किया जी पढ़ने का, कॉन्ट्रैक्ट का, और मेरा आपके साथ वादा था कि हम बार बार इसको रिवाइज़ करते रहेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन में आती चली जाएं। डेफिनेटली जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज बेहतर होता चला जाएगा वैसे वैसे चीज़ें हमें रिटेन करना और आसान होती चली जाएंगी। हमने अपना आगाज़ किया था कामरान और नोमान की एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से, और हमने कहा था कि कामरान ने नोमान को एक स्टेटमेंट दी थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज़ 10 मिलियन, और नोमान ने कहा था आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर 10 मिलियन। आज जब हम इस बात को, इस इलस्ट्रेशन को दोबारा ओपन कर रहे हैं तो हम इसके दरमियान में क्या पढ़ चुके हैं कि कब ये वाली स्टेटमेंट वैलिड कहलाएगी, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, और कब ये वाली स्टेटमेंट वैलिड कहलाएगी, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, ये चीजें हम अब इसके अंदर ऐड कर चुके हुए हैं एक्चुअली, कि क्या हर बोला जाने वाला जुमला एक वैलिड ऑफर होगा। तो पता चला नहीं ऐसे नहीं है, बल्कि ऑफर के वैलिड होने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। और क्या हर जुमला एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, तो हमें पता चल गया नहीं हर जुमले की एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, बल्कि वैलिड होने के लिए भी कुछ एसेंशियल्स हैं। तो देयर आर सम एसेंशियल्स ऑफ ए ऑफर एंड देयर आर सम एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर हम आगे चले और हमने एग्जाम्पल से समझा, क्योंकि ऑफर किस तरह होगी हमने ये बात अंडरस्टैंड करनी थी, तो हमने दो छोटी छोटी इलस्ट्रेशन, एक तो वही को कैरी फॉरवर्ड कर ली और एक रमला एंड कमला वाली एग्जाम्पल को जहन में ले लिया, क्योंकि हम अपने जहन में ये सिग्नल देना चाहते थे, ये बात अपने कॉन्सेप्ट में बिल्ड करना चाहते थे कि जब भी ऑफर या एक्सेप्टेंस हो रही होगी तो या तो कुछ करने के लिए कहा जा रहा होगा या कुछ ना करने के लिए कहा जा रहा होगा। इसका मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बुनियाद दो बातें हो सकती हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा आप ये काम करेंगे, इस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट है, या कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ये होगी आप ये काम नहीं करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इस बात को हमने इन दो एग्जाम्पल से अपने जहन में रखा, और ताकि जब लॉ, क्योंकि लॉ ने कंप्रीहेंसिव बातें करनी है, क्योंकि लॉ अल्फाज का मजमुआ हुआ करेगा तो उसे कंप्रीहेंसिवली बातें करनी है, तो इसलिए लॉ जब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करे, अगर मैंने इसे एक ही लाइन में लिखता तो हमें मुश्किल होती, किताब में तो एक दफ़ा लिखी हुई होगी, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन ही इज विलिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अब ये लॉ कंप्रीहेंसिवनेस की वजह से दो फ्रेज यूज कर रहा है, टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अब हमें समझ आ रहा है कि लॉ क्यों ऐसा कर रहा है। टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन, ही इज मेकिंग एन ऑफर, तो वो एक ऑफर करवा रहा है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि भाई जब हम किसी को प्रपोजल करते हैं, ऑफर करते हैं, और वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है। लेकिन अगर ऑफर के दरमियान ही, ऑफर में बिल्ट इन ही कंसीडरेशन भी आ जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, और अगर एग्रीमेंट करते हुए ही बिल्ट इन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन आ जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है ना। फिर हम और आगे चले थे और हमने बात की थी कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि इम्पॉसिबल होती है या इलीगल होती है। तो लॉ कहता है यार ये वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हो सकते, और जिस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल हैसियत, और अगर सब्जेक्ट मैटर इलीगल है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग में ऐसा काम है जो इलीगल है। मतलब आप किसी डॉक्टर से कहें आपके पास कोई पेशेंट आएगा, आप उसे दवाई नहीं देंगे, तो ये एक इलीगल काम हो गया डॉक्टर का। तो भाई उसने तो लाइफ लोगों की सेव करनी है, तो यहां नॉट टू डू एक इलीगल काम को आप नॉट टू डू कह रहे हैं।
और सम टाइम आप कोई काम करने को कह रहे हैं, एक बंदे को कह रहे हैं यार आपने इन 10 बंदों का मर्डर करना है टू डू समथिंग विच इज इलीगल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। और फिर बात लिखा है कि एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आपकी इंटेंशन बड़ी अहमियत की हामिल है। फिर हमने यहीं से एक बात की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 2 नेचर के हैं। एक कैटेगरी हमने बना ली सोशल, डोमेस्टिक एंड रिलीजियस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें लॉ ने कहा कि यार भाई देखो, अगर आम तौर पे आप इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, वो सोशल हो, डोमेस्टिक हो, रिलीजियस हो, तो हम अज्यूम करेंगे कि इंटेंशन लीगल रिलेशन की नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर स्पेसिफाई कर दें। और तमाम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में हम अज्यूम करेंगे कि इंटेंशन लीगल है, अगर नहीं है तो स्पेसिफाई कर दें। फिर हम और आगे चले, हमने छोटी छोटी एग्जांपल से इस सारी बातों को अंडरस्टैंड किया और फिर हमने ऑफर की बातें की कि यार ऑफर कितनी तरह की हो सकती है। हमने कहा ऑफर को कैटेगराइज करने के 2 बुनियादी तरीके हो सकते हैं। एक है ऑफर की कैसे गई है, एक्सप्रेस की गई है या इम्प्लाइड की गई है, और दूसरा है किसे की गई है, जनरल पब्लिक को की गई है या किसी स्पेसिफिक पर्सन को की गई है। हमने कहा यार ये 4 बातें भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम इन सारी बातों को थोड़ा डिफाइन करते हुए और आगे चले गए थे और हमने फिर एसेंशियल्स ऑफ ऑफर्स के ऊपर पहुंच गए थे कि एक ऑफर को क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो पता चला देयर शुड बी 2 पर्सन, सर्टेन एंड डेफिनेट, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, कम्युनिकेशन, फिर हमने कहा कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में फर्क है। जी बेटा, जब आप ऑफर कर रहे थे तो आपकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होनी चाहिए ना। हम अब ये एसेंशियल्स का मतलब है जिसके अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हम उसकी एसेंशियल पढ़। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल्स ऑफ ऑफर क्या हैं, ठीक है ना, ये ऐसे समझ लें आप इस बात को। अच्छा जी, फिर हम आगे चले, ये सारी बातें हमने अंडरस्टैंड की, इन सब के ऊपर हमने थोड़ी गुफ्तगू कर ली। तो फिर हम और आगे चले तो फिर हमने कहा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस पे हमें पता चला कि क्या क्या जरूरी एलिमेंट हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जब आप किसी शख्स की ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने नई कंडीशन ऐड नहीं करनी, बल्कि एज इट इज़ ऑफर को या एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई कंडीशन ऐड करेंगे तो ये काउंटर, लॉ की लैंग्वेज में ये काउंटर ऑफर कहलाएगी। और एक बात हमने और सीखनी है, जैसे ही काउंटर ऑफर क्रिएट हो जाए तो पहली ऑफर लैप्स कर जाती है। अगर आप पहली ऑफर पर वापस जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा यार ठीक है जो तुम कह रहे थे वो मुझे मंजूर है, नहीं ऐसे नहीं है, लॉ इसको ऐसे नहीं देख रहा, बल्कि आप पुराने वाली बात को अब आप एज एन ऑफर भेज रहे हैं और सामने वाले ने एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि जैसे ही आपने कंडीशन लगाई तो काउंटर ऑफर हो गई, पहली ऑफर तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर का एग्जिस्ट करना जरूरी है ना। तो लॉ इसको किस नज़र से देखता है, काउंटर ऑफर की नज़र से देखता है। अब सामने वाले ने एक्सेप्ट करनी है। अच्छा जी, फिर वो कहता है जैसे ऑफर का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, ऐसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना भी ज़रूरी है। तो ये देखना पड़ेगा कि अच्छा जी ऑफर कब कम्युनिकेट हो जाती है
और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो जाती है, ये बात डिटेल में भी कल हम पढ़ चुके हैं कि लीगली ऑफर कब कम्युनिकेट हो गई है और लीगली एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो गई है। फिर आ गया रीजनेबल टाइम के अंदर ऐसा होना चाहिए, फिर रीजनेबल मोड में ऐसा होना चाहिए। रीजनेबल मोड का क्या मतलब है कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसका जो मोड है एक्सेप्टेंस का वो भी कोई रीजनेबल का मतलब है जो जर्नली जैसे होता हो, ठीक है ना। या फिर आप स्पेसिफाई कर दें जैसे कल हमने बात की थी। फिर अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल हो, पहले आपको पता हो कि ये ऑफर आई हुई है फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बाद दफा आप एक एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर रहे हैं लेकिन ऑफर आपको पता नहीं है, तो लॉ कहता है इसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर आ गया था बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, ऑफर के लैप्स करने से पहले फिर बताया गया कि जैसे नेगेटिव ऑफर नहीं हो सकती ऐसे ही नेगेटिव कंफर्मेशन भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे नेगेटिव ऑफर नहीं की जा सकती ऐसे ही नेगेटिव कंफर्मेशन भी नहीं की जा सकती। क्लियर हो गई बात जी। फिर आ गया वंस रिजेक्टेड कैन नॉट, क्योंकि जैसे ही आप ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो ऑफर लैप्स कर जाती है। अब टेक्निकली देयर इज नो ऑफर, तो आपने कहा जी नहीं नहीं मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो उससे पीछे लिखा तो हुआ है कि ऑफर का होना जरूरी है, बगैर हुए तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। तो वंस आपने रिजेक्ट ऑफर की तो असल में ऑफर क्या कर गई है, लैप्स कर गई है, तो अब तो कोई ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां से एग्जामिनर क्या कर सकता है, कुछ छोटे छोटे सिनेरियो बना के आपसे कहे बताइए ये ऑफर एक्सेप्ट हुई है लीगली ठीक या नहीं हुई। अच्छा जी, फिर ये सारी बातें हम कल काफ़ी डिटेल में करके गए और फिर हमने एक अहम टॉपिक को समझने के लिए एक अहम इलस्ट्रेशन डिज़ाइन की और वहाँ से 4-5 बातें जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उन सारों को हमने यहाँ से अंडरस्टैंड किया। हमने वही एक ऑफ़र ले ली कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र किया विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, लेकिन इस दफ़ा ऑफ़र कैसे की उसने, बाय लेटर, बाय राइटिंग अ लेटर। इसने लेटर लिखकर पोस्ट किया किस तारीख को, 15 जनवरी 2001 को। ये लेटर जिसके नाम लिखा था उसको मिला 18 जनवरी को। उसने मशवरा किया, उसने खुद लेटर का रिप्लाई लिखा और पोस्ट कर दिया 20 जनवरी को, और ये वापस लेटर पहुंच गया 25 जनवरी। यहाँ से लॉ 2-3 बातें हमें समझाना चाह रहे हैं। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई, 18 तारीख को, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई, अब देखना पड़ेगा सर आप किसके एंगल से बात करें, एक्सेप्टेंस पे देखना पड़ेगा किसके एंगल से बात हो रही है, ठीक है ना। ऑफरर के एंगल से बात हो रही है कि ऑफरी के एंगल से बात हो रही है। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस की बात आई तो हमें 2 फोल्ड देखना पड़ेगा। हम कह रहे नहीं, मिस्टर ए के एतबार से एक्सेप्टेंस कब मुकम्मल हुई, जब बी ने 20 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया। यहीं से बात समझनी है कि मिस्टर ए के पास अपनी ऑफर को रिवोक करने का टाइम कब तक है, 20 तारीख तक है, ठीक है ना। फिर आगे जी मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया 20 तारीख को, इसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुई, 25 को, और इसके कम्युनिकेट होने से पहले तक ऑप्शन अवेलेबल है रिवोक करने की। यानी बी अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है, 25 तारीख।
आप ज़रा इसको रीड कर लें एक दफ़ा दोबारा और ज़रा कॉपी निकालें। अब हमने लिखना है थोड़ा सा इसको। इसको बंद करना, निकाल लिया आपने। अब हमने लिखकर जवाब देना है, ठीक है ना। अब आप सब लोगों ने लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ग्रेजुअली लॉ आप सुनने नहीं आए हैं समझ लग रही है बात। अल्टीमेटली हमने अब इसे लिखना सीखना है और हमने रिफाइन करनी है अपनी राइटिंग की स्किल को। तो जाहिर है सारी एग्जांपल तो हमें पता है, लेकिन अब हमने देखना है हाउ टू राइट इट। तो पहले सवाल का जवाब लिखते हैं, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। लिखिए जी आप सब लोग, शाबाश। जी कुछ बच्चे तो पेन भी नहीं लेके आए जी। कहाँ? हाँ वो ए आएगा, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जनाब लिखिए जी, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। मार्कर दे दूं भाई? जी शाबाश, लिखना शुरू करें। एक्चुअली हमने एक चीज़ का जहन बना के चलना है। जो चैप्टर हमारा तैयार हो जाया करेगा, उस चैप्टर के पास पेपर, उस चैप्टर के MCQs, उस चैप्टर की ईच एंड एवरीथिंग हम साथ साथ तैयार करके चलेंगे। ऐसे नहीं चलेंगे कि जनाब सारे चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम सोच रहे होंगे अब हम कहाँ खड़े हैं। व्हेन कम्युनिकेशन एंड ऑफर इज कंप्लीट। अच्छा जी, लिख लिया जी। अब मैं जिससे पूछूंगा जो उसने लिखा है वो रीड कर देगा क्विकली। जी बेटा आप रीड कर दें, शाबाश। Offer is communicated on 18 January because the offer is completely communicated when it comes to the knowledge of offer. ओके, और कोई बच्चा? शाबाश, आप पढ़िए बेटा। The communication of offer is completed on 18 ओके जी बेटा आप पढ़िए। Communication of offer is completed on 18 January 2021 when it came to the knowledge of offer. ओके गुड, हो गया बेटा आप पढ़िए। और देख के पढ़ो जो लिखा हुआ है, लिखा नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी बेटा आप पढ़िए। Communication of offer is completed at 18 January when it comes to the knowledge of offer. ओके अब जरा देखिए, यहीं से हमने नोक पलक सीधी करनी सीखनी है ना। जब लॉ ये कह रहा है ना व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, तो मुझे पता क्या चाहिए? मुझे चाहिए अपने आंसर को दो हिस्सों में बांटूं। पहले हिस्से में लीगली रूल बताऊं और दूसरे हिस्से में सिनेरियो का आंसर दूं। आप में से कुछ बच्चों ने क्या किया, इसका रिवर्सल किया हुआ है, और बाज ने क्या किया हुआ, इनमें से एक बात बताई हुई है। एक्चुअली हमने पेपर को कैरी कैसे करना है ये साथ साथ हमने सीखना है सारा। इसका मतलब है पहले मुझे इसका रूल बताना था। रूल क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन, ये देखिए ये रूल था ना, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, ये लिखनी थी पहली बात। communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is, पहले मुझे ये लिखना था। अब लिखना चाहिए था in the given scenario communication is complete on 18th January। तो हमारे माइंड में ये बात हो कि ये दो अलग अलग बातें हो रही हैं और मुझे इन दोनों को एड्रेस करना है। जी दोबारा रिपीट करता हूं, मैं ये कह रहा हूं जब हमें लॉ में कहीं इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ जाए तो हम आम तौर पर उसको दो बातों को अपने जहन में अलग रखते हैं। पहले रूल बताने की कोशिश करते हैं और फिर स्पेसिफिक सिनेरियो का आंसर देते हैं, ठीक है ना। अब हमारा सवाल जो था, एक तो सवाल ये होता ना, जरा गौर करें। अब एक सवाल एग्जामिनर ने पूछा सिर्फ इतना, ये ऊपर कुछ नहीं गिवन था,
स्ट्रेट उसने पूछा व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है, डायरेक्ट रूल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, अगर ऊपर ये सब कुछ आ रहा था तो फिर जब ये सवाल पूछा गया तो एग्जामिनर आपसे असल में दो बातें पूछ रहा है, एक रूल पूछ रहा है और एक सिनेरियो का आंसर दे रहा है। फर्ज किया ये वाली बात 2 मार्क्स थे, एक बच्चे ने ये लिखी तो उसे 1 मिला, एक ने खाली ये लिखी उसे भी 1 मिला। 2 मार्क्स लेने के लिए तो दोनों के आंसर देंगे तो हम 2 के लिए फाइट कर रहे होंगे ना, अदरवाइज तो आप 2 के लिए फाइट ही नहीं कर रहे हैं। आपने प्रैक्टिकली देखा कि ये वाली बात आप में से किसी बच्चे ने ठीक नहीं की हुई थी, आंसर सारों के ठीक थे, लेकिन एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए हमारा आंसर अप्रोप्रिएट नहीं था। ये बातें हमें साथ साथ सीखनी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप बिल्कुल ठीक करेंगे आंसर, इसका लिखिए जी, आंसर लिखिए। अब जो पिछला लिखा हुआ था वो तो खराब हो गया है ना, दोबारा लिखें। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, अब इसका आंसर उस तरतीब में लिखें दोबारा। और कल से एहतियातन पेन साथ ले आया करें क्लास में आते हुए, ठीक है ना। अभी आप करें, फिर मैं बात करूंगा। अभी जो समझ आ रहा है वो लिखते हैं एक दफा, यहां से आपने समझना है। जी जनाब, लिख लिए। अब जरा आपके वाले सवाल का पहले मैं जवाब देता हूं कि यार ए कौन है और बी कौन है। वही तो सवाल पढ़ के पता चलेगा ना, यहां से पता चल रहा है ए परपोजेस बाय लेटर डेटेड दिस टू बी। ए कौन है? परपोजर है। अब पहले रूल लिखना है, ऐसे ही है ना। अब तो हमें पता चल गया, पहले क्या लिखना है? रूल। अब रूल क्या है कि अगर प्रपोजर के एंगल से हमने बात देखनी हो तो रूल क्या है? व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर, communication of an acceptance is complete as against offerer। अभी ऑफरर लिखना है। ए और बी का बात यहां ला के करेंगे, सिनेरियो में करेंगे। ये भी आर्ट सीखें। वैसे ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं गलती भी कर देंगे तो ये 2 + 2 5 नहीं आ गया। ये हम कह रहे हैं एक वेल रिफाइंड, एक अच्छे कोर्स की तैयारी हमारी झलकनी चाहिए ना कि यार यस आपने लॉ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ा हुआ, ये कहीं नजर आना चाहिए आपकी स्क्रिप्ट से। ये उसकी नोक पलक ठीक हो रही है। कहीं 19-20 गलत भी कर देंगे तो गुजारा चल जाएगा। कोई बहुत, हाँ ये बड़ी गलती थी कि अगर खाली इसका आंसर दिया है तो फिर आधे नंबरों के लिए तो आप फाइट ही नहीं कर रहे।
खाली इसका आंसर दिया है, फिर तो आधे नंबरों के लिए आप फाइट ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं, हाँ इसके दरमियान में कुछ छोटी छोटी हम और रिफाइंड बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, तो वो रिफाइंड बात क्या है, जब हम रूल की बात कर रहे होते हैं ना, तो आम तौर पर सिनेरियो को डिस्कस नहीं करते। बात समझ आई है? उस वक्त एज अगेंस्ट ए ना लिखें बल्कि प्रपोजर लिखें ताकि सिनेरियो से बाहर आ जाए। ये बात समझ आई है? जब रूल डिस्कस कर रहे हों आप ए लिख देंगे, गलत कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक होता है ना, एक जरा रिफाइंड गुफ्तगू नजर आ रही हो कि यार नहीं बच्चे का तो बड़ा अच्छा जबरदस्त, यार क्या बात है, ये उस लेवल की ड्राफ्टिंग कर रहा है जिस लेवल की ड्राफ्टिंग इसने कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आकर करनी थी, तो एक इंप्रेशन क्रिएट होगा ना डेफिनेटली। ये वो वाली बात है। तो जब आप रूल डिस्कस कर रहे हों तो सिनेरियो के नाम इस्तेमाल नहीं करने आपने। जब आप सिनेरियो डिस्कस कर रहे हों तो दानिस्ता नाम यूज करने हैं। प्रोडक्ट का नाम, पर्सन का नाम, कोई डेट, ये यूज करने से आंसर स्पेसिफिक टू द सिचुएशन हो जाता है। इनको निकालने से आंसर जेनेरिक हो जाता है कि यार उसूल क्या है। एक है किसी बंदे पर लगाना है, एक हम कहते हैं ना यार बंदे की बात ना करो, उसूली बात करें। तो हम यहां उसूली बात कर रहे हैं, इसलिए यहां मिस्टर ए और मिस्टर बी नहीं होने चाहिए, यहां डेट नहीं होनी चाहिए। ये बगैर डेट के, बगैर सिनेरियो के बातें हो रही हैं। फिर यहां पहुंचे तो यहां डेट जरूर होनी चाहिए, बंदे का नाम जरूर होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट है वो जरूर होनी चाहिए, ताकि बात पता चले स्पेसिफिक टू दैट सिनेरियो बात हो रही है। बात क्लियर हुई है? जरा अपने आंसर को रिविजिट कर लें। जी बात समझ आई है? एक्चुअली ज़हनी तौर पे आपने हफ्ते में 2 दिन के लिए तैयार होके आना है कि 2 दिन मैंने आपको आगे नहीं पढ़ाना। अब आज हम आगे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ लिया हुआ है उसको असल में तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को जाकर जो स्क्रिप्ट हम देकर आए वो उस लेवल की हो कि हमारी कैफ 4 की जान पहली दफ़ा छूट जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होने वाला है। अब उस ऐसे के लिए हमने साथ साथ ही चीज़ों को सीधा करना है। तो हमें समझ आ गई कि भाई अब हमने कैसे बताना था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अपोज टू प्रपोजर, नॉट ए और बी, व्हेन इट कम्स टू ये वाला सिनेरियो। एक्चुअली जब हम आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना के दे रहे होते हैं ना, इसके पीछे हमारी इंटेंशन ही ये होती है कि आपको पता चले कि यार कौन से सिनेरियो का मैं आंसर दे रहा हूं इस वक्त। ये हर एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, ताकि आपका बाय डिफॉल्ट माइंडसेट सिनेरियो बेस हो जाए। क्योंकि सारा पेपर स्विच कर गया सिनेरियो बेस के ऊपर, अब सादा सादा सवाल तो नहीं आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, चलिए अब इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक आंसर देंगे। सी पार्ट का आंसर लिखिए जी।
जो लोग ऑनलाइन में घरों पे बैठे पढ़ रहे हैं, आप भी बेटा अगर साथ साथ ऐसे ही चल रहे होंगे ना, तो फिर ही आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। और अगर आप घर पे इस वक्त बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं या आप मुझे 2x में करके सुन रहे हैं, तो फिर मर्जी आपकी, ठीक है ना, क्योंकि इन बच्चों के पास तो ये ऑप्शन नहीं है कि ये मुझे 2x में सुन सकें। तो इसलिए भाई आप भी कोशिश करें ऐसे ही पढ़ें जैसे ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी तरह लिखेंगे तो फिर इसी सीक्वेंस में नॉलेज आपके पास घर बैठे भी ऐसे ही आ रहा होगा। और अगर आप इसे किसी ड्रामे की तरह देख रहे हैं, फिल्म की तरह देख रहे हैं और पॉपकॉर्न साथ रख के देख रहे हैं, तो मर्जी आपकी, फिर आप इसका सही बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने कुछ पहले यहाँ रिफाइन की आपकी रिपोर्टिंग, थोड़ी सी बात यहाँ समझ आई, अब जो बातें इस वक्त हमें चाहिए वो सारी समझ आई हुई हैं। क्या करना है, जब रूल लिख रहे हो तो सिनेरियो से डिटैच करके लिखना है, बी नहीं लिखना। हालांकि उसने बी लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले उसको क्या कर रहे होंगे, आज समझ आइए, और फिर जब सिनेरियो का आंसर दे रहे होंगे वहां बी लिखेंगे, वहां डेट लिखेंगे। अब ये बात करने के लिए अब आप जरा चलिए वापस आते हैं। देखिए, ये बात समझाई थी मैंने आपको यहां, वो ये कौन सा पार्ट का आंसर आ रहा है, इस पार्ट का आंसर आ रहा है। ये स्लाइड इसके आंसर देना सिखा रही है। और फिर अगली बात मैंने की थी आपसे, नेक्स्ट स्लाइड आपको सेकंड पार्ट का आंसर देना सिखा रही थी, कि जिसमें फिर हम नाम यूज कर रहे हैं और यहां लाकर हम डेट्स भी ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? ऐसे हमें असल में दो गुफ्तगू करनी थी इसके अंदर, ताकि हमें पता चले कि एग्जामिनर को हमने अपनी रिपोर्टिंग स्किल से कैसे इंप्रेस करना है, कैसे उसे पता चले कि यस ये बच्चा एक अच्छे लेवल पर लॉ को तैयार करके मेरे पास पहुंचा है। तो आई होप कि अब आप इसके आंसर बेहतर अंदाज में देने के काबिल हो गए हैं। ऐसा ही है? अच्छा जी, फिर हमने कल ये सारी बात यहाँ से समझ ली थी और इस बात को रिटेन करने के लिए मुख्तलिफ बातें हो रही थी। कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, अगर इन जराए से हो रही हो, क्योंकि अभी तो हमने अपने एग्जाम्पल में बात क्या की थी, लेटर लिखा था। अगर लेटर की बजाय आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, तो फिर ये रूल्स कैसे लगेंगे? A contract by telephone, telex, fax is treated on the same principle as an oral agreement made between two parties when they are face to face with each other. वो कह रहा है ये व्हाट्सएप, टेलीफोन, यहाँ लॉ कैसे देख रहा है, जैसे आप फेस टू फेस बैठे हुए हैं। इन सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट विल कंप्लीट ओनली व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द प्रपोजर and not when it is transmitted by acceptor. इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ऊपर कह रहा है यार ऐसे ही समझें जैसे फेस टू फेस बैठे बात कर रहे हैं। अब आप एक बुजुर्ग शख्सियत के पास कोई उससे चीज़ खरीद रहे हैं और उन्हें ऊंचा सुनता है, तो आपने कहा जी ये 2 करोड़ ले लें। वो कहते जी की क्या है? एन जी, अब लॉ क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन हो गई है? कह रहा नहीं हुई है। जब तक सामने वाला सुन नहीं लेगा, जब तक कि, हालांकि आपने तो बोल दिया है, आपने तो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं, लेकिन नहीं, वो कह रहा है सामने वाले के पास पहुंची है कि नहीं पहुंची है। लेटर को ये नहीं कह रहा था। लेटर कहता है अगर उसके घर पहुंच गया है ना, उसने लेटर खोल के पढ़ा है या नहीं पढ़ा इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप अगर उसने पढ़ा नहीं है तो फिर काबिल कबूल नहीं है। आपने एक वॉइस नोट व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया और उसने वो सुना नहीं है, तो ये काबिल कबूल नहीं है। लेटर उसने खोल के देखा है कि नहीं देखा, वो काबिल कबूल है, क्योंकि लेटर में लॉ ने ऐसे लिखा है और यहां ऐसे लिखा है। ये बात समझ आ गई है? द ऑफरी मस्ट मेक श्योर दैट हिज एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। इसी तरह एक्सेप्टेंस वाले ने अगर इन मीन्स से यूज किया है,
तो फिर दोबारा रिवर्सल वही रूल लगा कि वापस आपके पास इस तरह आई है कि नहीं आई, जबकि पहले ये रूल नहीं था। यहां ये नहीं था कि इसने खत खोल के देखा है कि नहीं देखा, क्योंकि लॉ ने ऐसे लिखा है। ये बात समझ आ रही है? कोई बात नहीं है, क्या अंधों को लेटर नहीं आता? अकल के अंधों को तो आता ही आता है। तो जो अंधा भी है, यानी मैं आप किसका लीगली जवाब दे दूं तो वो किसी से पढ़वा लेगा, ठीक है ना, किसी से। बस लेटर पहुंचना जरूरी है। वहां लॉ ने आंखों वाले और बगैर आंखों वालों का जिक्र नहीं किया हुआ। अच्छा जी, हाँ जी, और किसकी सुननी है जी? ठहरो ठहरो ठहरो, दोबारा बोलो। बस अब ब्लू टिक हो गया तो इसका मतलब है हो गया, ठीक है ना। अब हो गया। अच्छा जी, सॉरी, वापस आ जाए जी, वापस आ जाए। जब हम रियल लाइफ सिनेरियो में जाते हैं ना तो आप उधर ही रह जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, ठीक है ना, तो इसलिए वापस आ जाए। हमने एक लफ्ज यूज किया रेवोकेशन। रेवोकेशन, मीनिंग एंड टाइम लिमिट, ये वही बात हो रही है जो भी हम कर रहे हैं कि भाई रेवोकेशन कब तक हो सकती है। रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसलिंग। यानी कोई ऑफर आपने करवाई हुई थी, आपने उसको वापस विदड्रॉ कर लिया है या कैंसिल कर दिया है, ठीक है। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, ऑफर भी रिवोक हो सकती है और एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। कब? अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। An acceptance may be revoked at any time before communication of its acceptance is complete as against acceptor but not afterward। तो वो मैक्स लिमिट्स आ गई हैं कब तक अब हम उसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक होगी बात जी? फिर वही बात शुरू हुई, फिर उसी को हमने थोड़ा टेबुलर फॉर्म में कर लिया ताकि सिनेरियोज हैंडल करने आसान हो जाए। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल कब रिवोक हो सकती है? अब होता है प्रपोजल में हम एक एंगल ही देख रहे होते हैं। अब प्रपोजल में बी रिवोक्ड एंड कम्युनिकेटेड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। मिस्टर ए वाले एंगल से अगर अपनी एग्जांपल को ध्यान में ले आए तो 20 तारीख से पहले पहले, यही है ना। मिस्टर ए के लिए अपनी प्रपोजल को रिवोक करने का आखिरी टाइम क्या था? 20 तारीख। ये बात लिखी हुई है। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एंड कम्युनिकेट, यानी वो कहता है जो रिवोक करना है ना, ये रिवोक की कम्युनिकेशन करने का टाइम भी हुआ। वो कहता है जी रिवोक तो मैंने पहले कर ली थी, बस बताना रह गया था। वो कह रहा नहीं नहीं, दोनों बातें इकट्ठी करनी है। ये मुराद है यहाँ पे। एक है ना, मैंने अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया, तो रिवोक करके अपने पास ही रख लिया। नहीं नहीं, कम्युनिकेट करना है। इसलिए लॉ ने, क्योंकि लॉ ने कंप्रीहेंसिव बातें करनी होती है ना, उसने कहा भाई रिवोक और रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम लिमिट क्या है। क्लियर हो गई बात? फिर वो कहता है अच्छा यार, एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है? उसने कहा हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। उसने कहा लेकिन यार एक्सेप्टेंस के तो 2 एंगल हैं। अब आप किसकी बात कर रहे हो? एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एंड कम्युनिकेटेड एट एनी टाइम बिफोर the communication of the acceptance is complete as against acceptor। क्योंकि एक्सेप्टेंस तो सिर्फ मिस्टर बी कर रहा है ना। अब मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करने के बाद लेटर डाल दिया। अब वो कह रहा है कि नहीं,
लेटर पहुंचने से पहले पहले ये इसको रिवोक कर सकता है, यानी 25 तारीख। यही बातें फिर दोहरा टेबुलर फॉर्म में। अब रेवोकेशन के एंगल से वही एग्जांपल दोबारा आई, तो ज़रा देखिए, अगर मिस्टर ए ने अपनी प्रपोजल रिवोक करनी है, क्योंकि इसकी दफा तो ये प्रपोजल ही कहलाएगी ना, ये एक्सेप्टेंस तो रिवोक नहीं कर सकता ना, ये तो प्रपोजल ही रिवोक कर सकता है, ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो ऑफर को रिवोक करने और रिवोक करने को कम्युनिकेट करने का मैक्सिमम टाइम क्या है? 20 तारीख। और जो मिस्टर बी है, ये ऑफर को तो रिवोक नहीं ना कर सकता, ये तो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। इसकी एक्सेप्टेंस शुरू होती है 20 तारीख को और रिवोक करने का टाइम खत्म होता है 25 तारीख को। ये बात लिखी हुई है जी। अगर 21 को ऑफर की डेथ हो जाए तो जो 25 को लेटर आएगा वो किसका होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। कोई तुम अच्छा माइंड पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हो। मैं कल रात को यही एक सिनेरियो मैंने प्लान किया था कि ये एक सिनेरियो क्रिएट करूँगा, एक दफ़ा इसकी डेथ करूँगा और एक दफ़ा उसकी डेथ करूँगा, ठीक है ना। तो अभी इंतज़ार करें, मैं ये सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं उसका लीगल आंसर दे देता हूँ। देखिए, इसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली 20 तारीख को, बड़ा अच्छा आपने सवाल पुट किया। 21 को इस बंदे की डेथ हो गई, नहीं अभी पहले दो बारी बारी चलते हैं। इसकी डेथ हो गई, ये ज्यादा बीमार लग रहा है, ठीक है ना। 21 को इसकी डेथ हो गई, तो लॉ का स्टेटस क्या होगा? आपने मेरे टेस्ट के एक सवाल को खराब कर दिया, ठीक है। लॉ कहता है कि जरा गौर करें, इसके पास तो कोई ऑप्शन बची नहीं थी, ये अभी भी लीगली बाउंड है उस चीज़ को, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। क्योंकि जब जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो लीगल हेयर्स के पास चला जाता है। यानी अगर ये घर बेचने की बात हो रही थी तो उस बंदे के जो वुरसा हैं वो इससे घर ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ था। लेकिन इसने ऑफर करवाई और एक्सेप्ट करने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो ऑफर तो एक स्पेसिफिक पर्सन को थी, उसके बच्चे तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर, नॉट जनरल ऑफर। तो असल में हमने ऐसे लॉ को जरा मूव करते करते देखना है। इसमें से कई सिनेरियो निकल सकते हैं डेथ के साथ, ठीक है ना। अच्छा जी, पढ़े जी सवाल। अच्छा जी, ये हमारा पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। आज आपकी होम असाइनमेंट ये है, ठीक है। आई कैप स्टडी टेक्स्ट एग्जाम्पल 60 और ये ऑटम 2018 का क्वेश्चन है, ठीक हो गया जी। इसको आप करते हुए आएंगे कल इंशाअल्लाह ताला, यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे।